अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। शर्मीन, आज तुम्हारा आखिरी पेपर था ना? हाँ मम्मा, अब तो मैं खाला आमना के घर जा सकती हूँ ना? क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी खाला और मायरा तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। अम्मी, हम कब जा रहे हैं? बस बेटा, कल सुबह की फ़्लाइट से हम रवाना हो रहे हैं। अपना सामान पैक कर लो। दूसरी सुबह दोनों माँ बेटी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट पर उतरी और जहाज़ में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। शर्मीन अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। उसके पापा तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन शर्मीन अपनी अम्मी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। शर्मीन की अम्मी खालदा बेगम एक पढ़ी लिखी औरत थी और अपने शौहर के कारोबार को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रही थी, जिससे उनका घराना खुशहाल था। शर्मीन की खाला फरजाना काफ़ी दिनों से बीमार थी, इसलिए शर्मीन और उसकी अम्मी खाला फरजाना के पास जा रही थी। खाला फरजाना की एक बेटी थी जिसका नाम मायरा था, जिसकी शर्मीन के साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मायरा ने दरवाज़ा खोला और शर्मीन और अपनी खाला को देखकर खुशी से उछल पड़ी। शर्फू ने उनका सामान अंदर पहुंचा दिया। कुछ देर आराम करने के बाद शर्मीन की अम्मी ने अपनी बहन से पूछा, फरजाना, डॉक्टर बीमारी की वजह क्या बताते हैं? क्या बताऊं, दवाइयों के अंबार लिख देते हैं, लेकिन कोई ख़ास वजह नहीं बताते, और मुझे तो इन दवाइयों से कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। सोचती हूँ कि एक बार शर्फू की बात मानकर देख लूँ। शर्फू की बात? हाँ, वो कहता है कि मज़ार पर चले जाओ या फिर किसी बुजुर्ग को दिखाओ। तो ठीक है, इसमें हर्ज ही क्या है। दूसरे दिन ये सब लोग एक मज़ार पर पहुंच गए। सब दुआ पढ़ने में लग गए, लेकिन शर्मीन की नज़रें इधर उधर दौड़ रही थीं। वो पहली बार किसी मज़ार पर आई थी और उसके लिए ये माहौल बड़ा अजीब था। तरह तरह के लोग वहाँ मौजूद थे। कोई मज़ार को चूम रहा था, कोई चढ़ावे चढ़ा रहा था। वो सबको अजीब नज़रों से घूरती हुई काफ़ी आगे निकल गई। उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो अपने पेरेंट्स के साथ एक कोने में बैठी थी। लड़की की उम्र कोई 10-11 साल के करीब होगी। उसमें कोई अजीब सी बात थी। शर्मीन उसे देखकर अचानक रुक गई। लड़की ने घूरकर शर्मीन की तरफ देखा। शर्मीन की नज़र जब उसकी आंखों से टकराई तो डर की एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उस लड़की की आंखें लाल हो रही थीं और उनमें एक रहस्यमयी सी वीरानी थी। शर्मीन उसे और नहीं देख सकी और वापसी के लिए कदम उठाए ही थे कि लड़की अचानक खड़ी हो गई और ज़मीन पर कलाबाजियां खाने लगी और फिर खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से झूमने लगी। उसके पेरेंट्स घबरा गए, लेकिन लड़की को पकड़ने या रोकने की हिम्मत वो नहीं कर सके, क्योंकि जिस जोर से वो झूम रही थी उसमें वो इंसान नहीं, कोई और ही चीज़ लग रही थी। उसके बेबस माँ बाप रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए एक कोने में बैठे बेबसी से उसे देख रहे थे। अचानक ही लड़की ने झूमना बंद कर दिया और शर्मीन की तरफ उंगली उठा दी। फिर अचानक ही बेहोश हो गई। शर्मीन बुत बनी सारा तमाशा देख रही थी। शर्मीन, तुम यहाँ खड़ी हो, हम लोग तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। दूसरे दिन शर्मीन और मायरा लॉन में टहल रही थी तो मायरा ने उससे कहा, तुम तो जब से मज़ार से आई हो न जाने कहाँ खोई हुई हो। मायरा, मैंने मज़ार पर एक बहुत ही अजीब लड़की को देखा। खुदा जाने उसे क्या हुआ था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से झूम रही थी और उसकी आंखें, वो तो बहुत ही अजीब थीं। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुम इतनी चुप हो? भाई, हो सकता है लड़की किसी जहनी बीमारी का शिकार हो, इसलिए ऐसा कर रही हो, लेकिन तुम इस तरह परेशान क्यों हो रही हो? पता नहीं मायरा, उसने मुझे बहुत अजीब नज़रों से क्यों देखा था और फिर मेरी तरफ इशारा भी तो किया था। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो शर्मीन। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सोने की तैयारी करते हैं। मायरा तो अपने बिस्तर पर लेटते ही सो गई।
मगर शर्मीन की आंखों से नींद गायब थी। शर्मीन के दिमाग से उस लड़की का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। आखिर मैं उस लड़की को क्यों नहीं भूल पा रही? मायरा शायद ठीक ही कहती है कि वो लड़की पागल होगी, लेकिन उसने मेरी तरफ ही इशारा क्यों किया? वहाँ और भी तो लोग थे। शर्मीन काफ़ी देर सोचती रही, मगर उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। आखिर वो सब ख्याल झटक कर सोने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसमें भी नाकाम रही। अचानक उसकी नज़रें सामने लगी तस्वीर की तरफ उठ गईं। जीरो बल्ब की रोशनी में ये तस्वीर साफ नजर आ रही थी, जिसमें एक ऊंट सवार रेगिस्तान में जा रहा था और उसके मुंह पर नकाब था। शर्मीन उस तस्वीर पर गौर करने लगी। उसे तस्वीर में हलचल महसूस हुई। अचानक ही ऊंट चलने लगा और रेगिस्तान में तेज तेज हवाएं चलने लगी। ऊंट सवार ने अचानक ही गर्दन मोड़कर शर्मीन को घूरना शुरू कर दिया। उस ऊंट सवार की आंखें देखकर शर्मीन का पूरा जिस्म कांप गया, क्योंकि ये वही आंखें थीं जो वो मज़ार पर देख चुकी थी। डर के मारे शर्मीन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। पास सोई हुई मायरा हड़बड़ा कर उठ बैठी और लाइट ऑन कर दी। साथ ही अम्मी और खाला भी दौड़कर आ गईं। सबने शर्मीन से चीखने की वजह पूछी तो जवाब में शर्मीन का हाथ तस्वीर की तरफ उठ गया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। शर्मीन, तस्वीर में तो कुछ नहीं है, तुमने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। सो जाओ, अब कुछ भी नहीं है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। खालिदा बेगम शर्मीन के बराबर ही लेट गईं। सुबह नाश्ते की टेबल पर अम्मी ने शर्मीन से दोबारा रात वाले किस्से के बारे में पूछा। शर्मीन कुछ देर तो सोचती रही कि वो अम्मी को बताए या ना बताए, क्योंकि खालिदा बेगम ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती थीं। फिर कुछ सोचकर शर्मीन ने मज़ार से लेकर तस्वीर तक की सारी बात अम्मी को बता दी। अम्मी के बोलने से पहले ही पास खड़ा शरफू बोल पड़ा। बीबी जी, ये तो बड़ी खतरनाक बातें हैं, मुझे तो डर है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। शरफू, तुम्हें बोलने को किसने कहा था? बच्चों के दिमाग में कोई फजूल बातें मत डालो। जाओ जल्दी से चाय ले आओ। बेटा शर्मीन, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम सिर्फ उस पागल लड़की के इशारा करने से डर गई हो, और बाकी जो कुछ तुमने तस्वीर के बारे में बताया है वो सब तुम्हारा वहम है, इसलिए इन सब बातों को दिमाग से निकाल दो। शर्मीन एक समझदार लड़की थी, इसलिए उसने अपनी माँ की बातों को मद्देनजर रखते हुए सब बातों को दिमाग से निकाल दिया और नॉर्मल हो गई। मगर उसका ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रह सका। रात को हमेशा की तरह वो छत पर खड़ी ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर रही थी कि अचानक ही उसका सर तेज दर्द से फटने लगा। इस अचानक दर्द की वजह से वो परेशान हो गई और सर पकड़कर बैठ गई और बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने खुद को एक कब्रिस्तान में पाया, जो कि मीलों तक फैला हुआ था। रात का अंधेरा हर तरफ फैला नजर आ रहा था। कब्रिस्तान और उसमें खुद को अकेला पाना एक नॉर्मल इंसान के होश उड़ा देने के लिए बहुत होता है। फिर वो तो एक लड़की थी, वो डर की वजह से पूरी तरह से कांप रही थी। उसकी आवाज़ गले में ही दब कर रह गई। अभी वो इसी हालत में थी कि उसे एक साया नजर आया, जो कि धीरे धीरे उसके करीब होता जा रहा था। शर्मीन डर के मारे रोने लगी, मगर उसकी आवाज़ तक नहीं निकल सकी। साया जब उसके काफ़ी करीब हो गया तो शर्मीन को उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कोई और नहीं, वही नकाबपोश ऊंट सवार था, जिसे वो जागती आंखों से पहले भी देख चुकी थी और अब भी देख रही थी। उस नकाबपोश की आंखें अब भी वैसी ही थीं। शर्मीन ने डर की वजह से आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो और ज़्यादा उस भयानक मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब काफ़ी देर कुछ नहीं हुआ तो शर्मीन ने धीरे धीरे आंखें खोली। आंखें खोलने पर उसे हैरत का तेज झटका लगा, क्योंकि अब वो अपनी छत पे थी। न तो कोई नकाबपोश था और न ही कब्रिस्तान। शर्मीन ये दिमागी धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। होश आने पर सब घरवाले उसके आसपास जमा थे
और एक डॉक्टर उसे चेक करने आया था। शर्मीन को होश में आता देखकर सबके चेहरे खुशी से चमक उठे और उसका हाल चाल पूछने लगे। डॉक्टर ने उसके बेहोश होने की वजह तेज जहनी दबाव बताया और दवाइयाँ लिख दी। जब घर वालों ने उससे बेहोशी की वजह पूछी तो वो टाल गई, क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। वो इस मसले को खुद हल करना चाहती थी कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो क्या है और क्यों हो रहा है। रात को सोने से पहले उसने रेगिस्तान वाली तस्वीर उल्टी लटकाई ताकि उस पर नजर न पड़ सके, लेकिन जैसे ही वो पलंग तक पहुंची वो हैरान रह गई, क्योंकि तस्वीर सीधी हो चुकी थी। मायरा, तस्वीर तुमने सीधी की है? नहीं तो फिर ये सीधी कैसे हो गई? शर्मीन, तुम तो इस तस्वीर के पीछे पड़ गई हो। लाओ, मैं इसे दूसरे कमरे में रखाती हूँ। रात का न जाने कौन सा पहर था जब शर्मीन को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं कैद है, जहाँ उसको अपना जिस्म बेहद वजनी महसूस हो रहा था। घबराहट के मारे उसकी आंखें नहीं खुल रही थीं और न ही आवाज़ निकल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दिल ही दिल में दुआ पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी सांस बहाल होने लगी। उसने आंखें खोल दी। अब वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसने मायरा की तरफ देखा, वो आराम से सो रही थी। शर्मीन पानी पीने के लिए टेबल की तरफ मुड़ी। पानी का गिलास भरकर वो दोबारा मायरा की तरफ देखने लगी। मायरा अब सोई हुई नहीं थी, बल्कि बड़े इत्मीनान से अपने बेड पर बैठी हुई थी। शर्मीन ने उसे आवाज़ दी, मायरा, तुम उठ गई? क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? मायरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और शर्मीन की तरफ पीठ करके बैठी रही। शर्मीन ने अपना सवाल दोहराया, मगर जवाब मिलने के बजाय मायरा की पूरी गर्दन शर्मीन की तरफ घूम गई। मायरा इस हालत में बेहद भयानक लग रही थी। उसकी आंखें वही थीं जो शर्मीन मज़ार वाली लड़की और फिर तस्वीर वाले नकाबपोश की भी देख चुकी थी। मायरा अब मर्दाना आवाज़ में शर्मीन से बोली, ए लड़की, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शर्मीन ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक अम्मी और खाला कमरे में पहुंची तो सब ठीक हो चुका था और मायरा सो रही थी। शर्मीन, क्या हुआ? फिर ख्वाब में डर गई? अम्मी, मायरा की गर्दन वो भूत बन गई है। उसकी आंखें भी वैसी हैं। इस शोर पर मायरा हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ शर्मीन? क्यों शोर मचा रही हो? बेटा शर्मीन, तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया होगा। मायरा तो अभी उठी है और देखो बिल्कुल ठीक है। शर्मीन चीखते चीखते अचानक चुप हो गई और किसी रोबोट की तरह बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। सब सुकून से हो गए कि शर्मीन बात को समझ गई है, इसलिए सब अपने बिस्तरों पर चले गए। दूसरी सुबह शर्मीन बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी, इसलिए खालदा बेगम ने उससे रात वाली घटना के बारे में पूछना सही नहीं समझा। पूरा दिन सुकून से गुजर गया, लेकिन मगरिब होते होते शर्मीन की हालत बिगड़ने लगी। वो किसी रोबोट की तरह चलती हुई सीधी अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। किसी ने भी इस बदलाव को महसूस नहीं किया। सभी अपनी बातों में लगे थे। मायरा, शर्मीन नजर नहीं आ रही। आंटी अपने कमरे में है, शायद सो रही है। मगरिब का कौन सा वक्त है सोने का? जाओ उठाओ उसे। अभी ये बातें हो रही थी कि कमरे से किसी के अजीब तरह के हंसने की आवाज़ें आने लगीं। सब कमरे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। शर्फो, जल्दी से इस कमरे की चाबी लाओ। कमरा खोलकर जब सब अंदर पहुंचे तो सबकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। शर्मीन कमरे के फर्श और छत के बीच हवा में लटक रही थी। उसके पांव छत की तरफ और सर फर्श की तरफ था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं और बाल फर्श को छू रहे थे और वो किसी चुड़ैल की तरह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये मंजर देखकर मायरा तो बेहोश हो गई।
यही हाल सबका था। शर्फू को कुछ होश आया तो उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और तीनों औरतों को भी बाहर ले आया। हाय, ये शर्मीन को क्या हो गया? आंटी वो इंसान तो लग ही नहीं रही। अम्मी मुझे तो डर लग रहा है, अब क्या करें? बीबी जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मामला खतरनाक नजर आता है। आप लोग खुद बताइए कि क्या कोई इंसान इस तरह हवा में लटका रह सकता है? क्या इस तरह के एबनॉर्मल ठहाके शर्मीन बीबी लगा सकती हैं? मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है। खालदा, शर्फू ठीक कह रहा है, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ऊपरी चक्कर है। हमें किसी आलिम से कांटेक्ट करना चाहिए और इसमें देर भी नहीं करनी चाहिए, कहीं बात हद से न बढ़ जाए। तुम ठीक कहती हो फरजाना। शर्फू, तुम्हें किसी आलिम के बारे में मालूम है तो उसे जल्दी ले आओ। अभी तक कमरे से ठहाकों की आवाज आ रही थी। ठीक है बीबी जी, मैं जाता हूं, लेकिन आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, कहीं आप लोगों को नुकसान न पहुंच जाए। आधे घंटे के बाद शर्फू एक बूढ़े आदमी को लेकर आ गया। बूढ़ा बिना कुछ कहे शर्मीन के कमरे की तरफ चला गया। बूढ़े ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। सब परेशान थे और एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर बाद ठहाकों की आवाज आना बंद हो गई, लेकिन किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई 1 घंटे बाद बाबा जी कमरे से बाहर निकले। सब उनके आसपास जमा हो गए। बाबा जी, क्या हुआ? शर्मीन अब ठीक तो है? फिलहाल वो ठीक तो है, लेकिन बच्ची पर जिसका साया है वो उसकी जान के पीछे पड़ चुका है। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहिए, इसका कोई तो हल होगा। इसका बस एक हल है, जहां से ये साया लेकर आए हो वहीं छोड़ आओ। किस्मत अच्छी हुई तो ये साया टल जाएगा। दूसरे दिन जब शर्मीन सो कर उठी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर बाकी सब लोग परेशान थे। शर्मीन को रात वाली घटना के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी, इसलिए वो सुकून से अपने रोज के काम में बिजी थी। दोपहर को सभी शर्मीन को लिए मज़ार पर पहुंच गए। मज़ार पर पहुंचते ही शर्मीन की हालत ख़राब होने लगी। वो किसी रोबोट की तरह पेश आ रही थी। खालदा बेगम उसे लेकर एक कोने में बैठ गईं और रो रो कर अपनी बच्ची की सेहत के लिए दुआएं करने लगीं। मायरा और फरजाना भी शर्मीन के लिए दुआ कर रही थीं, लेकिन शर्मीन को कुछ होश नहीं था। अब वो बैठी एक तरफ एकटक नज़रों से देखे जा रही थी। इतने में एक लड़का टहलता हुआ उस तरफ आ निकला। वो सभी लोगों को हैरानी से देख रहा था। लग रहा था जैसे वो पहली बार किसी मज़ार पर आया हो। इतने में उसकी नज़र शर्मीन पर पड़ी। उसकी आंखें देखकर लड़के को डर महसूस हुआ, क्योंकि इस तरह की आंखें उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर अचानक ही शर्मीन उठकर खड़ी हो गई और ज़मीन पर कलाबाजियां खाना शुरू हो गई। फिर जोर जोर से झूमने लगी और खड़ी होकर लड़के की तरफ इशारा करने लगी। फिर बेहोश हो गई। लड़का एक छुरछुरी लेकर रह गया। शायद उस भयानक साए का अगला शिकार वो लड़का ही था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।